हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। रोज की तरह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 अक्टूबर का करंट अफेयर। आपको पता होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डेली बेसिस पर जेएमएस कंपटीशन क्लासेस पर क्या करते हैं, करंट अफेयर को पढ़ते हैं। तो रोज की तरह आज हम लोग भी पढ़ने वाले हैं 21 अक्टूबर का करंट अफेयर। एंड जो क्लासेस हैं वो काफी महत्वपूर्ण है एक सारे एग्जाम की दृष्टि से। और आज की क्लास में हम लोग काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से समझेंगे और जो भी कंसेप्चुअल चीजें हैं इन्हें भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज की जो क्लास होने वाली है, हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन इस क्लास में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। लेकिन 5 से जो 6 क्वेश्चन होता है, इन एक क्वेश्चन से आप क्या करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करते हो, क्योंकि उससे रिलेटेड हम उसका पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट सारी चीजें क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटता है जिसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। ठीक है, हाल ही में एक रिपोर्ट आती है जो कि 2023 में भी आई थी और 2024 में आ चुकी है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट आई है भारत की चिंता को बढ़ाने वाली रिपोर्ट है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसे बोला जाता है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, GHI बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लोबल हो या वर्ल्ड हो, दोनों का मतलब विश्व या वैश्विक ही होता है। ठीक है, तो इसे शॉर्टकट में GHI बोला जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, आपको पता है ये 2023 में भी रिपोर्ट आती है। कब आती है, 2023 में भी ये रिपोर्ट आती है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिलता है, जिसमें भारत को मिलता है 111वां स्थान। ठीक है, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है, इस बार जो रिपोर्ट आई है ये काफी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ गई है। क्योंकि आपको पता है कि भारत पूरे वर्ल्ड में क्या करता है, जो भी देश में भूखमरी होती है या युद्ध से पीड़ित देश होता है, भारत वहां पर क्या करता है, भारत वहां पर खाने पीने की सामान भिजवाता है। ठीक है, खाने पीने का सामान भिजवाता है। जैसे कुछ समय पहले अफगानिस्तान में क्या होता है, कुछ समय पहले अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ जाता है। ठीक है, वहां पर तख्ता पलट हो जाता है और सारा शासन तालिबान के हाथ में आ जाता है, जिसके कारण वहां पर काफी गेहूं वगैरह की कमी हो जाती है, खाने पीने की। तो भारत क्या करता है, वहां पर इन सारी जगहों पर भी काफी मात्रा में गेहूं भिजवाया था। ठीक है, इन सब जगहों पर काफी मात्रा में गेहूं भिजवाया था। इसी तरीके से और भी देशों में जहां पर सेना तख्ता पलट या डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, भारत क्या करता है, खाने पीने की सारी चीजें वहां पर भिजवाता है। कुछ समय पहले टर्की में क्या होता है, भूकंप आ जाता है, तो वहां पर भी भारत क्या करता है, मेडिकल से लेकर हर एक तरीके की सुविधा को भेजता है। ठीक है, लेकिन ये जो रिपोर्ट आती है ये पूरे वर्ल्ड में भारत को क्या करती है, भारत के इमेज को खराब करने वाली रिपोर्ट होती है। ये बताती है कि भारत क्या है, भारत लगभग 27, भारत का स्कोर कितना है, 27 है। जितना ज्यादा स्कोर होगा उतनी बेकार कंडीशन होगी। ठीक है, भारत क्या है, जितना ज्यादा स्कोर होगा किसी भी देश का उतनी ज्यादा कंडीशन बेकार हो जाएगी, जितना कम स्कोर होगा उतना ही कंडीशन किसी भी देश की अच्छी होती है। अभी हम बताएंगे आप लोगों को कि ये कितने मानक पर ये लोग रिपोर्ट निकालते हैं। ठीक है, कितने मानक पर ये लोग रिपोर्ट निकालते हैं और किस तरीके से, किस लिए किसी भी देश को रेयर कैटेगरी में रहते हैं कि ये बहुत ही डेंजर जोन में पहुंच चुका है या फिर अच्छा जोन में है। ठीक है, तो भारत की इस बार जो रिपोर्ट आती है इसमें भारत को दिया जाता है 105वां स्थान। ठीक है, एंड हमारे जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ये लोग हमसे काफी अच्छी रैंक पे है। ठीक है, लेकिन हमारे भारत को कौन सी रैंक मिलती है, 105वीं रैंक मिलती है। और ये 2024 की रिपोर्ट है। ठीक है, कब की है, 2024 की रिपोर्ट है। बात करते हैं कुछ और रिपोर्टों की, तो आपको पता है कि हाल ही में और सारी रिपोर्टें आती हैं भारत की, जैसे फायर पावर इंडेक्स आती है। ठीक है, फायर पावर इंडेक्स एक आता है और हाल ही में एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, इसे भी आपको बताना है कि हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स की एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स की एक रिपोर्ट आती है। इसमें भारत में क्या है, इसमें भारत को अच्छा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बताया गया है कि हाल ही में भारत ने इसको पछाड़कर एशिया का 3rd एंड पावरफुल कंट्री बन गया है, एशिया पावर एंड सूचकांक। ठीक है, 2024 आता है एक, एंड 2024 आता है जिसमें भारत हमारे एशिया का तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन गया है। ठीक है, कौन से नंबर का, तीसरा, एशिया का तीसरा एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन गया है। किसको पछाड़ा है, जापान को पछाड़ दिया है। ठीक है, जापान और रूस को संयुक्त रूप से पछाड़ दिया है। ठीक है, किसने पछाड़ा है, भारत ने।
ठीक है, तो ये एशिया का सबसे पावरफुल कंट्री बना था। तो हाल ही में ये रिपोर्ट आती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करते हैं पहले पे, तो पहले पे आपको पता है कि यूएसए का पूरे वर्ल्ड में क्या कंट्रोल है, दूसरे नंबर पे चाइना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इस सूचकांक के बारे में, ये किस मानक पर किसी भी देश को क्या रैंक देते हैं। ठीक है, तो ये 4 मानक पर क्या करते हैं, किसी भी देश को रिपोर्ट उनको क्या करते हैं, स्कोर देते हैं। जैसे भारत को कितना स्कोर मिला है, 27.3 स्कोर मिला है। ठीक है, 127 देशों की रिपोर्ट। देखो ये स्कोर और रैंक दोनों में अंतर है। ठीक है, इस स्कोर के बेसिस पर क्या किया जाता है, स्थान दिया जाता है कि आप 105वें स्थान पे हो या पहले स्थान पे हो या कौन से स्थान पे हो। ठीक है, तो देखो ये जो 4 इन्होंने मानक सेट किया है, इन्होंने सेट किया है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, उनमें से कितने बच्चे खत्म हो जाते हैं, जिसे मोर्टेलिटी रेट भी बोला जाता है। ठीक है, जो पहला इनका मानक है, इनका जो पहला मानक है वो क्या है, इनका जो पहला मानक है बौनापन। ठीक है, बच्चों की जो हाइट होती है, इनको भी ये क्या करते हैं, नापते हैं कि आम दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कुपोषण में जो शिकार बच्चे हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है। ठीक है, एक तो पहला ये हो गया बौनापन, दूसरा हो जाता है दुर्बलता। ठीक है, कि जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वह क्या करते हैं, जो 5 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उन्हें जो खाने पीने की न्यूट्रिशन है, ठीक है, जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम होता है। सपोज दैट एंड आपकी लंबाई 5 फुट है तो आपका वजन होना चाहिए 40 किलो, लेकिन आपका वजन 30 किलो ही है। तो इन सारे बेसिस को क्या करते हैं ये लोग मापते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट निकालते हैं। यहाँ तक की न्यूज ये भी आई है कि इन्होंने जो रिपोर्ट निकाला, भारत में कॉल कर करके भी पूछ रहे थे कि क्या आपको खाना मिलता है या आप भूखे हो या नहीं है। ठीक है, बस इतना पूछ के इन्होंने इनके जो ग्रुप है वो कॉल कार्ड देता था। इससे इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड तैयार किया कि भारत में क्या है, भारत में बहुत रेयर केस में भूखमरी है। ठीक है, जिसके कारण भारत को क्या मिलती है, जिसके कारण भारत को 105वीं रैंक मिलती है। ठीक है, और बात करते हैं थोड़ा सा और, तो देखिए आप लोग यहाँ पर भारत में क्या क्या चीजें हैं, तो 18.7% जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, इसमें 10% जो बच्चे हैं वो कुपोषित है। ठीक है, कितने परसेंट, 10% बच्चे कुपोषित है, और 13.7% जनसंख्या का आधा क्या कुपोषित है। और बात करते हैं 2.9% 5वें दिन जन्मदिन से पहले ही बच्चों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसे मोर्टेलिटी रेट वगैरह बोला जाता है। ठीक है, तो इन सारे मानक को ये क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, कि कितने बच्चे आपके यहाँ जीवित रहते हैं जन्म के बाद, कितने खत्म हो जाते हैं, इन बेसिस पर ये रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो देखो 2024 में हमने बताया भारत की रैंक कितनी है, एक तो 5वीं रैंक है। और बात करते हैं कुछ और रिपोर्टों की, तो सारी रिपोर्ट के बारे में मैंने पढ़ाया। ठीक है, सारी रिपोर्ट अब तक जितनी भी रिपोर्ट आई थी सारी रिपोर्टों के बारे में पढ़ाया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो आता है, इसमें भारत की रैंक कितनी है, 159 है। ठीक है, 159 है। 2023 में कितनी थी, 161 थी। ठीक है, और ये कौन सी रैंक है, पर्यावरण परावर्तन सूचकांक। तो मुझे उम्मीद है कि सारी रैंक आपको याद हो गया होगा। और पीस इंडेक्स हो जाता है, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स हो जाती है। दोनों में भारत की रैंक क्या होती है, समान होती है। शांति सूचकांक और खुशहाली सूचकांक जिसे बोला जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है, 126 है। और बात करते हैं वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट, एंड आपके यहाँ मेल एंड फीमेल में कितना अंतर है, दोनों को कितनी समानताएं दी जाती हैं, तो इस बेसिस पर भारत कितने स्थान पर है, 129 स्थान पर है। और बात करते हैं फायर पावर इंडेक्स जो आता है, जिसमें यह बताया जाता है कि किसी भी देश की सेना या फिर कोई भी देश कितना स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है हथियार के मामले में, सेना के मामले, तो एंड भारत चौथा। ठीक है, भारत विश्व का चौथा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। ठीक है, सबसे पावरफुल कंट्री। और बात करते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में, तो इसमें भारत की रैंक 42 है। पहले नंबर पे आपको पता है यूएसए और यूके वगैरह है। तीसरी जो रिपोर्ट आती है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, यहाँ पर लिखा 134वें स्थान पर है। ठीक है, और विश्व खुशहाली सूचकांक में अभी हमने बताया कि दोनों में रैंक क्या है, समान है। 126 यहाँ पर भी है, 126 यहाँ पर भी है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ और रिपोर्टें यहाँ पर बची हुई है। तो देखो एक वायु गुणवत्ता सूचकांक आती है, जिसमें यह बताया जाता है कि विश्व की सबसे जो प्रदूषित राजधानी है वो कौन है, हमारी नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली है। और उसके बाद सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो बेगूसराय है, जो कि कहाँ का, बिहार का है। और एक बर्निहाट शहर है हमारे मेघालय का। ये 2 शहर विश्व के सबसे प्रदूषित शहर है। और यहाँ पर सिपरी की एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, सिपरी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह बताया जाता है कि भारत क्या करता है, विश्व का सबसे बड़ा इंपोर्टर कंट्री है हथियार का। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, सऊदी अरबिया है। दूसरे नंबर पे कौन है, सबसे बड़ा हथियार का आयातक देश कौन है, भारत है। ठीक है, कौन है, भारत है। दूसरे नंबर पे बात करें तो सऊदी अरबिया है। फिर कौन करता है, फिर अगर बात करते तो यूएई वगैरह भी क्या करते हैं, काफी हथियारों का
एंड एक आती है रिपोर्ट लोकतंत्र धारणा सूचकांक, इसमें भारत की रैंक 41वीं है और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 67वीं है। ठीक है, इसी तरीके से भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आती है जिसमें 85 है रैंक, और एक रिपोर्ट और आती है हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट आती है, हेनेले पासपोर्ट सूचकांक, जिसमें ये बताया जाता है कि किसी भी देश का जो पासपोर्ट है कितना मजबूत है। ठीक है, तो भारत की रैंक कितनी हो जाती है, 82वीं भारत की रैंक हो जाती है 2024 में। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की बात करें तो सिंगापुर, फ्रांस, इन सब लोगों का क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हम पहले क्वेश्चन में हमने कवर किया, अब तक जितने भी सूचकांक आते हैं भारत के उसको हमने कवर किया। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है ये अभी आया नहीं है, हालांकि ये 24 तारीख को हमारे जो भी भारत के तट है, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है ये भारत के तट से टकराएगा, किस तारीख को, 24 तारीख को टकराएगा। और इस चक्रवाती तूफान का नाम क्या है, दाना नाम है। ठीक है, क्या नाम है, दाना नाम है इस चक्रवाती तूफान का नाम, कहीं कहीं आपको दाना भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, दाना डी से दोनों स्टार्ट होते हैं, तो दाना डाना दोनों से क्या करना, याद रखना। ठीक है, इस चक्रवाती तूफान का नाम क्या है, दाना नाम है, और ये भारत के कहां पर आ रहा है, तो ये भारत के आ रहा है। यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, ये भारत है। ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश है, इसके बगल में अपना त्रिपुरा, ये सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर एक खाड़ी है जिसे क्या बोला जाता है, जो कि भारत के पूरब में पड़ती है। कहां पर पड़ती है, भारत के पूरब में पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर बंगाल है, बांग्लादेश है जिसे बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये इसे बोला जाता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, क्या बोला जाता है, बे ऑफ बंगाल, जिसे हिंदी में बोला जाता है बंगाल की खाड़ी। क्या बोला जाता है, बंगाल की खाड़ी बोला जाता है। और इसी में ये चक्रवात दाना क्या हुआ है, अगर पूछा जाए बेसिकली ये उत्पन्न कहां से हुआ है, तो आपको पता है भारत के कुछ यहाँ पर द्वीप उपस्थित हैं जिनका नाम क्या है, अंडमान एंड क्या नाम है, निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, एंड इस द्वीप का नाम है अंडमान एंड निकोबार। और जो ये चक्रवात उठा है वो यहीं से उठा है। ठीक है, वो यहीं से उठा, यहीं से बना है, और ये क्या कर रहा है, ये जा रहा है भारत की तटों की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण, और आपको पता है जो ये चक्रवात होते हैं ये जब उठते हैं तो अपने साथ क्या करते हैं, अपने साथ वर्षा को भी साथ ले आते हैं, आंधी तूफान को भी साथ मिलाते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये किसी भी देश के तट से जब टकराते हैं तो वहां पर काफी मात्रा में नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, इसी को लेकर उस देश के जो भी टीमें होती है, उस देश की जो भी गवर्नमेंट होती है, आने से पहले जो उनके देश का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, मौसम विभाग वाले जो वैज्ञानिक होते हैं, ये उनके पास जो सुपर कंप्यूटर वगैरह रहता है वो इसीलिए यूज करते हैं कि भविष्य में, ठीक है, जो भी घटना प्राकृतिक आ रही है उनका पूर्वानुमान लगा सके। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इसी सुपर कंप्यूटर का काम यहीं पर होता है। ठीक है, ये लोग पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि कब किस दिन किस टाइम कब कितने बजे ये क्या करेगा, टकराएगा, इसकी स्पीड क्या है, कितना नुकसान होगा, इन सारी चीजों की ये गणना क्या कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं, जिसके कारण अपनी टीमें भेजकर वहां पर स्थान को खाली कराकर क्या कर दिया जाता है, वैक्यूम कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है, और टीमें क्या करती है वहां पर ऑलरेडी पहुंच जाती है लोगों की सहायता के लिए, जिससे क्या होता है, ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ठीक है, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो ये जो चक्रवात है 24 अक्टूबर को हमारे किस तट से टकराएगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। ठीक है, कि हाल ही में आने वाला जो दाना तूफान चक्रवात है ये भारत के किस तट पे टकराएगा। तो आपको पता है कि भारत के तट पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, समुद्र से जो सीमा साझा करते हैं वो उड़ीसा भी करता है, महाराष्ट्र भी करता है, तमिलनाडु भी करता है, गुजरात भी करता है। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन को हम ऐसे ही हटा देंगे। ठीक है, दो ऑप्शन को तो हम ऐसे ही हटा देंगे, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र का तट किससे बॉर्डर साझा करता है, अरब सागर से। ठीक है, इसे करता है अरब सागर से करता है। यहाँ पर बचे दो स्टेट, एक का नाम तमिलनाडु है, एक का नाम उड़ीसा है। ठीक है, तो ये जाएगा पश्चिम बंगाल की साइड जाएगा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के नजदीक कौन सा स्टेट है, उड़ीसा है। ठीक है, तो ये टकराएगा उड़ीसा के तट से। ठीक है, किसे टकराएगा, उड़ीसा के तट से टकराएगा। और बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में आए हुए और तूफान की, तो देखो एक तूफान आता है बिपरजॉय। ठीक है, अभी नहीं आता, 2023 वगैरह में आता है। कौन सा आता है, बिपरजॉय तूफान आता है, बिपरजॉय तूफान आता है, जिसका नामकरण, ठीक है, नामकरण इंपॉर्टेंट है। नामकरण कौन करता है, बी फॉर क्या होता है, बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर बिपरजॉय। ठीक है, अच्छा बात करते हैं कि अपने बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जो तूफान आते हैं तो इनका नामकरण की एक मतलब यहाँ हमारे जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1953 में किया गया था, वो क्या करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है ये क्या करता है,
जो खाड़ी देश जो हमारे बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं, या जो अरब सागर की खाड़ी से, ठीक है, अरब सागर की जो पर्शियन ऑफ गल्फ है, जैसे ओमान है, ये सारे देश क्या करते हैं, साझा करते हैं। पाकिस्तान है, ठीक है, ये सब देश क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो ये देश मिलकर क्या करते हैं, लगभग 13 देश हैं, ये क्या करते हैं, ये बारी बारी से नामकरण करते हैं, ठीक है। ये केवल बात हो रही है अरब सागर और किसकी बात हो रही है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इसमें जो आए हुए तूफान है इनकी बात हो रही है, ठीक है, चक्रवात जिसे बोला जाता है। तो इससे जो भी बॉर्डर देश साझा करते हैं इनको मौका मिलता है नामकरण करने का, तो भारत भी नामकरण करता है, ठीक है। तो ये जो दाना तूफान है इसका भी नामकरण किसी न किसी देश ने किया होगा, तो लिख लो इसका जो नामकरण किया गया है वो सऊदी अरबिया के द्वारा किया गया, ठीक है। इसके द्वारा किया गया है, सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उदार है, ठीक है, लिख लेना, लिबरल इसका मतलब है, लिबरल, ठीक है, उदार, लिबरल इसका मीन क्या है, लिबरल या उदार, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। तो ये किसके तट से टकराएगा, हमारे उड़ीसा के तट से टकराएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है इसकी स्थापना लिख लेना 1953 में किया गया था, ठीक है। और ये सारे मौसम विभाग के अंतर्गत क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, हमारे मौसम के लिए। चलो देखते हैं इस चक्रवात के बारे में। तो ये देख सकते हो, ये जब बनते हैं तो पानी में क्या होता है, पानी चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। ये किससे टकराएगा, उड़ीसा के तट से टकराएगा और लगभग 24-25 अक्टूबर को टकराएगा। बंगाल की खाड़ी में आया हुआ, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में आया हुआ। देखो ये अभी हमने बताया कि इसका नामकरण कहीं कहीं आपको दाना भी मिलेगा, ठीक है, दाना दाना दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, उदारता या उदार होता है। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है, इसका नामकरण किया गया है हमारी सऊदी अरब के द्वारा। देखो ये जो टीमें हैं हमारी एयरफोर्स के जो 17 ग्लोब मास्टर है, ठीक है, ये जो ग्लोब मास्टर एरोप्लेन है इसके द्वारा टीमें पहले ही भेज दिया जाता है, जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं, सतर्क हो जाते हैं, लोगों को खाली करा देते हैं, जिससे काफी भारी मात्रा में नुकसान नहीं होता है, ठीक है। इसकी गति कितनी है, 62 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। हाल ही में एक तूफान आता है, हेलेन नामक तूफान आता है। अब आप लोगों को बताना कि जो हेलेन नामक तूफान आता है ये कहां पर आता है, ठीक है। उस जगह पर इसे हरिकेन भी बोला जाता है, हेलेन जो चक्रवात या हेलेन जो हरिकेन आता है, ठीक है, हेलेन हरिकेन जो आता है, यहाँ पर चक्रवातों को हरिकेन बोला जाता है। हमारे यहाँ कोई भी चक्रवात आता है उसे चक्रवात बोला जाता है, ठीक है। कोई भी तूफान आता है तो उसे चक्रवात बोला जाता है, इसे हरिकेन बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ आता है तो उसे बिली बिली बोला जाता है, ठीक है। और इधर आता है फिलीपींस के साइड आता है तो उसे टाइफून बोला जाता है, ठीक है। तो ये किधर आता है आपको बताना, ठीक है। हाँ, कहां पर आता है, जापान में आता है। नहीं, हेलेन नामक जो तूफान आता है ये कहां पर आता है, फ्लोरिडा वगैरह से टकराता है, ठीक है। फ्लोरिडा कहां पर है, फ्लोरिडा आपको पता है ये यूएसए का एक स्टेट है, ठीक है। फ्लोरिडा से टकराता है, फ्लोरिडा से टकराता है और मतलब नॉर्थ अमेरिका में आता है, ठीक है। कहां पर आता है, उत्तरी अमेरिका के पास में आता है। और उत्तरी अमेरिका में अभी हाल ही में एक तूफान और आ जाता है जिसका नाम मिल्टन होता है। क्या होता है, मिल्टन होता है। ये भी कहां पर आता है, ये भी नॉर्थ अमेरिका में आता है। दोनों तूफान को लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हेलेन मिल्टन, ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा हम चलते हैं आगे, और आगे चलने पर हमें थोड़ा सा दिखता है कि ये जो चक्रवात है इसकी शुरुआत कहां से होती है। इसकी जो शुरुआत होती है, इन्होंने पिक्चर ही नहीं लगाया, ठीक, पिक्चर भेजने के बाद भी पिक्चर नहीं लगा। चलो ठीक है, एंड आगे थोड़ा सा तूफानों की चक्रवात के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो अम्फान, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ाया है, ठीक है, ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया कि जो अम्फान आता है ये 2020 में आता है। इसका नामकरण कौन करता है, थाईलैंड करता है, ठीक है। कौन करता है, थाईलैंड करता है। और बात करते हैं थोड़ा सा और, तो मिचोंग एक तूफान आता है 2023 में, ये कहां पर आता है, ये भी बे ऑफ बंगाल। यहाँ बीबी का मतलब बे ऑफ बंगाल है और एएस का मतलब होता है अरब सागर, ठीक है, एएस का मतलब अरब सागर। तो जो मिचोंग आता है इसका नामकरण मां से किसी का नामकरण है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार इसका नामकरण करता है। असना एक तूफान आता है जो कि 2024 में ही आता है, कहां पर आता है, अरब सागर में आता है, ठीक है, असना। इसका नामकरण कौन करता है, पाकिस्तान करता है, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। एक रैमल तूफान आता है, ठीक है, कौन आता है, रैमल तूफान आता है, जिसका नामकरण ओमान करता है। कौन करता है, ओमान करता है, जो कि 2024 में ही आता है। और कहां पर आता है, बे ऑफ बंगाल में आता है। बात करते हैं बिपरजॉय की, तो अभी हमने बताया ये भी 2023 में आया हुआ तूफान है, चक्रवात है, जो कि बे ऑफ बंगाल में आता है। नामकरण कौन करता है, बांग्लादेश करता है, ठीक है। कौन करता है, बांग्लादेश इसका नामकरण करता है। बात करें मिल्टन की और हेलेन की, तो अभी हमने बताया ये नॉर्थ अमेरिका में आया हुआ तूफान है, ठीक है। कहां पर, उत्तरी अमेरिका में आए हुए चक्रवात है, जिसे क्या बोला जाता है, हरिकेन भी बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है
ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग क्या करो, अभी लिख लो कि 100% पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले जो पुलिस का पेपर हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन से देश ने किया था। ठीक है, और हाल ही में हर साल इसकी क्या होती है, बैठक होती है, और इस बार की जो बैठक है वो 16वीं बैठक है। ठीक है, कौन सी बैठक है, 16वीं बैठक है, जो कि 21 से 23 अक्टूबर के बीच में चल रही है, और इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। ब्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि भारत इसमें शामिल है। ठीक है, भारत भी इसमें शामिल है, और ये ब्रिक्स जो है एक हिसाब से ये भी बहुत ही बड़ा समूह है। ठीक है, अमेरिका के विपरीत एक समूह है, रसिया, चाइना, इंडिया, इन सब के नेतृत्व वाला एक समूह है। ठीक है, ब्रिक्स की बात करते हैं तो 2009 में जब इसकी स्थापना होती है, 2009 में इसकी जब स्थापना होती है तब इसका नाम ब्रिक था। क्या नाम था, ब्रिक नाम था, जिसका मतलब होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, सारे का मतलब लिख लो, ब्रिक का मतलब होता था ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। लेकिन बात करें ये आगे चल के 2010 में, ठीक है, 2010 में इसका नाम ब्रिक्स से क्या हो जाता है, इसका नाम ब्रिक्स से हो जाता है ब्रिक्स। क्या हो जाता है, ब्रिक्स हो जाता है। देखो यहाँ पर अब एस जुड़ गया। ठीक है, क्या जुड़ गया, दो एस जुड़ गया। एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, और ये कब जुड़ जाता है, 2010 में जुड़ता है। ठीक है, कब जुड़ता है, 2010 में। अब इसका नाम भी पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स, एंड जिसका मतलब होता है ब्राजील, आर फॉर होता है रसिया, ठीक है, जिसे रूस भी बोलते हो, आई फॉर होता है इंडिया, एंड सी फॉर होता है चाइना। देखो अब सारे जो भी ग्रुप है वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। किस लिए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सभी ग्रुप चाहता कि अब हम विश्व की क्या बन जाए, सबसे बड़े ग्रुप बन जाए। ठीक है, जिससे हमें, हाँ, जिससे हमारा क्या रहे, पूरे विश्व पे क्या रहे, पूरे वर्ल्ड पे क्या रहे, मतलब एक तरीके से तानाशाही रहे। ठीक है, सब हमारा कहना माने। इसीलिए सभी जो ग्रुप है वो देखो एक्सटेंड कर रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, विस्तारित कर रहे हैं। जैसे चाहे वो G20 हो, नाटो हो, या फिर ब्रिक्स हो, कोई भी हो, सब अपने आप को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, देशों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो देखो जो ब्राजील है, ये जो ब्रिक्स है, इसकी 16वीं बैठक होती है। कौन सी बैठक होती है, 16वीं बैठक होती है। कब होती है, 2024 में होती है, और कौन से महीने में होती है, अक्टूबर में होती है। और बात करें इसमें जाता कौन कौन है, तो देखो एससीओ की बैठक होती है। हाल ही में एससीओ की बैठक हुई है, कहां पर हुई है, ये हुई है पाकिस्तान में। ठीक है, कहां पर होती है, पाकिस्तान में। क्या यहाँ पर कोई राष्ट्राध्यक्ष जाता किसी भी देश का, तो किसी भी देश का मुख्य राष्ट्राध्यक्ष नहीं जाता है। ठीक है, भारत भी इसका मेंबर है, चाइना भी है, लेकिन कोई नहीं भेजता है। ठीक है, क्यों नहीं भेजता, क्योंकि इस पाकिस्तान की कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, मार्केट में कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जाके क्या करेंगे, अगर कोई अच्छे देश में होती तो वहां पर जाते, ताकि कुछ एग्रीमेंट वगैरह भी हो जाता, हथियार वगैरह का हो या फिर टेक्नोलॉजी का हो, सारी चीजों का एग्रीमेंट हो जाता। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी लेकर आप क्या करोगे, ठीक है, वो खुद क्या करता है, दूसरे के हथियार खरीदता है ना। तो ये क्या होती है, बैठक होती है ब्रिक्स की 16वीं, अक्टूबर में होती है। बात करें 23 अक्टूबर, ठीक है, 20-21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में इसकी बैठक होती है। और बात करते हैं इसका नेतृत्व, इस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो रूस कर रहा है। ठीक है, रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को। ठीक है, क्या है, मॉस्को इसकी कैपिटल है। 2-3 बैठकें होती हैं जो अलग अलग शहरों में होती है। शहर का नाम आपको नहीं याद रखना है, देश का नाम याद रखना है, रूस। ठीक है, और रूस के आपको पता है कि रूस के जो राष्ट्रपति बने हैं वो भी हाल ही में ये भी राष्ट्रपति बने, जो कि पहले से ही राष्ट्रपति है। ठीक है, बदले नहीं गए। ठीक है, इनका नाम आपको बताना है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है कौन है, रूस के जो राष्ट्रपति है रसिया के, वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन नाम है इनका। ठीक है, क्या नाम है, व्लादिमीर पुतिन नाम है, जो कि चीन की तरह क्या बनते जा रहे हैं, तानाशाह बनते जा रहे हैं। ठीक है, क्या बनते जा रहे हैं, तानाशाह बनते जा रहे हैं। रसिया की बात करें तो यहाँ की लिख लो, कैपिटल जो है उसका नाम है मॉस्को। क्या नाम है, मॉस्को यहाँ की कैपिटल का नाम है। और यहाँ की लिख लो करेंसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करेंसी इंपॉर्टेंट है। यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है रसियन रूबल। ठीक है, क्या नाम है, रसियन रूबल यहाँ की करेंसी का नाम है। और बात करते हैं यहाँ की पार्लियामेंट, कभी कभी पेपर में पूछा गया है, तो यहाँ की पार्लियामेंट भी लिख लेना। यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम ड्यूमा है। ठीक है, यहाँ की जो संसद है उसे हम लोग ड्यूमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूमा यहाँ की संसद को बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आप याद क्या करो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि हाल ही में ब्रिक्स की 16वीं बैठक की अध्यक्षता, देखो ये सारे मेंबर हैं इसके। ठीक है, ब्राजील है, रूस है, भारत है। ठीक है, पाकिस्तान अभी इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इसकी बैठक इस समय कहां पर हो रही है, रसिया। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं। तो देखो जो ब्रिक्स है 2023 में जब इसकी बैठक होती है, ठीक है, 15वीं बैठक में
इसमें नए सदस्य जुड़ते हैं। कितने नए सदस्य जुड़ते हैं? 6 नए सदस्य जुड़ते हैं। 6 नए सदस्य जुड़ते हैं। ये सदस्य काफी महत्वपूर्ण है, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। जो 6 नए सदस्य बनते हैं कौन कौन से हैं, सारे के नाम आपको बताना है। 1 2 3 4 एंड यहाँ पर लिखते हैं 5 एंड 6, ठीक है। लेकिन अब हम बता रहे हैं आप लोगों को कि इसके 5 ही सदस्य नए बचते हैं, ठीक है। 5 नए सदस्य बचते हैं, एक सदस्यता ग्रहण ही नहीं करता, ठीक है। एक सदस्यता को एक्सेप्ट नहीं करता, तो छिटवा हमें नहीं पढ़ना, लेकिन नाम याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले की। तो जो पहला है आपका यूएई भी बनता है। कौन बनता है? यूएई बनता है। सऊदी अरब भी बनता है, ठीक है। सऊदी अरब भी बनता है। इथियोपिया बनता है, ठीक है। इथियोपिया बनता है। और कौन बनता है? इथियोपिया बन जाता है। इथियोपिया बन जाता है। मिस्र भी बनता है, ठीक है। मिस्र भी बनता है। ईरान बनता है कि नहीं बनता? ईरान भी बन जाता है, ठीक है। एक देश और था जिसका नाम अर्जेंटीना था, ठीक है। क्या नाम था? अर्जेंटीना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे इनका रसिया से कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, जिसके कारण ये क्या कहते हैं, हम सदस्यता रद्द नहीं करते, ना आपकी अध्यक्षता में भाग लेंगे, ठीक है। किसी भी बैठक में भाग नहीं लेंगे। जब भाग नहीं लोगे तो आपके सदस्य रहने का क्या मतलब, ठीक है। तो इनको सदस्यता नहीं दी जाती है। तो अर्जेंटीना सदस्यता ग्रहण नहीं करता है। बात करें कितने सदस्य नए बने हैं, तो 5, ठीक है। 5 के नाम आप लोग लिख लो। क्या क्या नाम है? तो यूएई नाम है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात बोला जाता है। सऊदी अरब नाम है। इथियोपिया नाम है, जो कि एक अफ्रीकन देश है, ठीक है। और मिस्र है, ये भी एक अफ्रीका का देश है। ईरान हो गया, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे अरब या खाड़ी देश है, ठीक है। तो ये सारे नए सदस्य बनते हैं। सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिक्स कभी भी आए आप लोगों को तो आप क्या करो, अच्छा यहाँ पर बात क्या होती है, भारत ने इसमें जाके क्या बोला है, ठीक है। तो भारत आपको पता है, भारत बोलता है कि भारत डिप्लोमेट, ठीक है। पहले क्या कहता है कि मतलब जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है, इसे आप ऐसे नहीं रोक सकते हो, युद्ध करके नहीं समाप्त कर सकते हो, इसे बात करके ही समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो भारत बात ये बोल रहा है कि जो भी मिडिल ईस्ट हो या फिर जो रसिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, इसका निवारण युद्ध नहीं है, इसका निवारण आप टेबल पे बैठ के बातें करो तभी ये समाप्त किया जा सकता है। और इसके साथ ही भारत ने एआई, आतंकवाद, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों के ऊपर भी बात किया है, ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड को क्या करना चाहिए, एआई जो है इसके खतरों को भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आतंकवाद को, जो आतंकवाद बढ़ रहा है, इससे निपटना चाहिए। तो इन्हीं सारे मुद्दों को भारत क्या करता है, भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जाके बोलते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा कि हम युद्ध नहीं डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। डायलॉग और डिप्लोमेसी मतलब आप क्या करो, दोनों लोग टेबल पे बैठो और अपनी अपनी प्रॉब्लम को साझा करो। इसके साथ साथ ही साइबर सिक्योरिटी, एआई और इन टेररिज्म के ऊपर क्या करता है भारत एंड अपना वो रखता है, ठीक है, अपना पक्ष रखता है। ये रहे रशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन नाम है, जो कि इतना युद्ध होने के बाद भी मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है, हमेशा। और यहाँ पर आपको पता है कि चाइना के राष्ट्रपति भी पहुंचते हैं, जिनका नाम क्या है, शी जिनपिंग नाम है, ठीक है। ये रहे चाइना के राष्ट्रपति। वैसे जाते कहीं नहीं है, रसिया की अगर कहीं बैठक होती है तभी जाते हैं, ठीक है। बाकी इन्हें कहीं न्योता वगैरह भी नहीं मिलता, इन्विटेशन भी नहीं मिलता, है ना। और देखो ये रहे यूएई वगैरह के जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, ठीक है, एंड वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंचते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पिक्चर अच्छी आप लोगों को दिखेगी कि यहाँ पर एंड यहाँ पर जो भारत का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने पिक्चर वो वाली लगाया ही नहीं, ठीक है, ये वाली पिक्चर इन्होंने लगाया नहीं, जिसके साथ तो यहाँ पर हमारे भारत क्या कर रहे हैं, हमारा जो भारत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जाते हैं तो उन्हें पता नहीं क्यों बीच में स्थान दिया जाता है खड़े होने को, ठीक है। बाकी सब बगल बगल रहते हैं उनके, है ना। ऐसा लगता है कि सब बॉडीगार्ड है ना। तो इससे लगता है कि भारत क्या बन रहा है, वर्ल्ड पावर बन रहा है, ठीक है। तो ये रहा मिस्र, ईरान, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, ये क्या बनते हैं, नए सदस्य बनते हैं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ पर 17वीं बैठक भी लिखा, ठीक है। 17वीं बैठक भी आप लोग जान लो कि 17वीं जो बैठक होगी वो कहां पर होगी, ये ब्राजील में होगी, ठीक है। लिख लो इसका नाम, ब्राजील में। अभी से लिख लो, आगे पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये कब होगी, 2025 में होगी। कहां पर होगी, ब्राजील में होगी। और ब्रिक्स में कितने नए सदस्य हैं, अभी हमने बताया 6 नए सदस्य बने हैं, लेकिन एक ने सदस्यता ग्रहण नहीं किया। तो आप कितने सदस्य हैं, 5 नए सदस्य हैं, ठीक है। सारे का नाम हमने बता दिया है। तो इसके साथ हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का नाम हालांकि आप लोगों को भी पता है, ठीक है, और मुझे भी पता है, तो ये क्वेश्चन पे हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाल ही में क्या होता है, अक्टूबर में चुनाव होता है। कितने राज्यों में, 2 राज्यों में चुनाव होता है, एक जम्मू कश्मीर में और एक हरियाणा में, ठीक है। एक जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव होता है। बात करें जम्मू कश्मीर में, ठीक है,
जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर भी विधानसभा की कितनी सीटें पर चुनाव होता है, 90 सीटों पर, ठीक है। और बात करते हैं हरियाणा, जिसे HR भी बोला जाता है शॉर्टकट में, यहाँ पर भी 90 सीटों की विधानसभा पे चुनाव होता है। तो दोनों की सीटें क्या है, सेम है, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। किसकी सरकार बनती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है, जिसका अगर पूछा जाए अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो उमर अब्दुल्ला, ठीक है। उमर अब्दुल्ला जी क्या कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं इस पार्टी का, ठीक है। ये 42 सीट टोटल जीत के आते हैं, कितनी सीट, 42 सीट जीतते हैं टोटल, और 6 सीटें इनको मिल जाती है कांग्रेस की, ठीक है। किसकी मिल जाती है, कांग्रेस की सीटें मिल जाती है, टोटल इनके पास हो जाती है 48 सीट, ठीक है। कितनी सीटें हो जाती हैं, 48 सीटें हो जाती हैं, जिसके कारण बात करें जम्मू कश्मीर के CM कौन बन जाते हैं, तो उमर अब्दुल्ला बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, दोबारा इन्होंने शपथ ले लिया, इसके पहले भी ये मुख्यमंत्री थे, फिर बन गया, ठीक है। तो देखो कुछ समय पहले मनोहर लाल खट्टर थे, लेकिन इन्होंने जब से सांसदी जीता है, इन्हें दे दिया गया है ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। ये पूर्व CM थे, ठीक है। नायब सिंह सैनी के पूर्व CM कौन थे, मनोहर लाल खट्टर थे, ठीक है। इन्हें मिल गया है बढ़िया सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्ट्री, जिसे बोलते हैं ऊर्जा मंत्रालय। और उसके बाद फिर जब ये हटते हैं तो वहां के जो CM बनते हैं नायब सिंह सैनी बन जाते हैं, और जब दोबारा चुनाव होता है फिर से इन्हें ही CM बना दिया जाता है, ठीक है। नायब सिंह सैनी को ही क्या बना दिया जाता है, हरियाणा का CM बना दिया जाता है, ठीक है। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो भैया ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी यहाँ पर क्या करती है, 48 सीट अकेले जीत लेती है, ठीक है, हरियाणा में, ठीक है। और हमारी जो कांग्रेस वगैरह वो भी 27 सीटें जीतती है, इसलिए यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है, ठीक है। कहां पर, यहाँ पर हरियाणा में जो बीजेपी है, ये कितनी सीटें जीत लेती है, ये 48 सीट अकेले जीत लेती है। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस 27 या 29 सीटें जीतती है, ठीक है। तो जिसकी सीटें ज्यादा रहेंगी वही सरकार बनाएगी। तो हरियाणा में एक बार फिर से नायब सिंह सैनी जी क्या बन जाते हैं, CM बन जाते हैं, ठीक है। किस पार्टी से, सारी चीजें हमने बता दिया, ये है नायब सिंह सैनी, ठीक है। इनके बारे में सारी चीजें हमने लिख दिया है, आप लोग क्या करना, पढ़ लेना, ठीक है। अगला इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय विद्युत योजना, ठीक है, योजना का नाम याद रखना, राष्ट्रीय विद्युत योजना, जिसे ट्रांसमिशन का अनावरण किसने किया है, ठीक है। तो अभी हमने बताया जो ऊर्जा मंत्रालय है किसके पास है, जो ऊर्जा मंत्रालय है किसके पास है, मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। तो यही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मिनिस्ट्री से भी क्या कर सकते हो, यदि आपको कैबिनेट मिनिस्ट्री भी याद है तो उससे भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं नितिन गडकरी जी और इनके पास, तो इनके पास आपको पता है परिवहन मंत्रालय है, ठीक है। क्या मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय है। और बात करते हैं अश्विनी वैष्णव जी के पास, तो इनके पास 2 मंत्रालय है, एक है रेल मिनिस्ट्री, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनके पास ये मिनिस्ट्री है, और रेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास ही है, ठीक है। तो 2 मंत्रालय इनके पास हो गया। और इनके पास कौन सा मंत्रालय है, तो इनके पास कोयला खनन मंत्रालय है पीयूष गोयल जी के पास, ठीक है। उद्योग मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ठीक है। इसके साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाते सारी चीजें तो आप क्लास को स्लो करके देख सकते हो, ठीक है। और इसका लक्ष्य इन्होंने बनाया है कि 2030 तक क्या करेंगे, 500 गीगावाट, ठीक है, 500 गीगावाट तक बिजली पैदा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 2047 तक कितने गीगावाट, 700 गीगावाट, ये हमारे भारत का लक्ष्य है, ठीक है। 2030 तक कितना है, 2030 तक 500 गीगावाट है। ये लक्ष्य भी आप लोग क्या करो, नोट डाउन कर लो कि 2030 तक भारत सरकार क्या करेगी, 500 गीगावाट बिजली पैदा करेगी, और 2047 तक एंड 708 गीगावाट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसी के साथ ये रहे हमारे मनोहर खट्टर जी, इसी के साथ ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।